Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching the Salim Bukhari show. This is me Faiza Riaz. कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आर्मी चीफ की जानिब से कह दिया गया है कि सानिया 9 मई वालों को स्पेयर नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़े अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो होते हैं फ़ौज के मुख्तलिफ इशूज़ पर, वो स्टेटमेंट्स इशू किए गए हैं, जारी किए गए हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस वक्त कौमी सलामती को जो भी मसले हैं उसके लिए पाक फ़ौज हम वक्त तैयार भी है, कोशिशें भी की जा रही हैं और इस हवाले से ब्रीफिंग भी आज आर्मी चीफ को दी गई है और इस हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो शहबाज शरीफ हैं, कल मनसब संभालने के बाद आज उनका पहला दिन था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ से और सदारती इंतखाबात भी सर पर हैं, जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नंबर गेम्स आसिफ अली जरदारी के लिए पूरी है। तो महमूद अचकज़ई और आसिफ अली जरदारी के दरमियान अब 9 मार्च को वोटिंग होगी तो पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन नहीं। और उसके साथ साथ गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे और उसके साथ साथ जो रिजर्व सीट्स हैं अब वो सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलेंगी, जिस पर वो बड़े नाराज़ हैं। 9 मई की फिर से बाज़गश्त है, इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले बुखारी साहब, टॉपिक पर आने से पहले मैं जब इस्लामाबाद में थी, बहुत से सीनियर जो सहाफ़ी थे उन्होंने कहा है कि आपको सलाम देना है और दोनों हाथों से उन्होंने यकीन जानी है, उन्होंने कहा है कि आप ही इज़ सच अ ग्रेट मैन और आपने उनको सलाम देना है। तो मैं सबका सलाम इकट्ठे आई फील फ्लैटर्ड। मैं बहुत मशकूर हूँ उन सारे साथियों का जिनके साथ मैंने बड़ा अरसा काम किया है। ख़ास तौर से आपने जिक्र किया रऊफ़ क्लासा का, वो मेरे रिपोर्टर थे, बहुत कमाल के रिपोर्टर थे वो न्यूज़ में। और दीगर साथी जो है, चूँकि मैंने 29-30 साल तक जो है इस्लामाबाद में सहाफ़त की है और बड़ी सीनियर पोजीशंस में मैं रहा हूँ वहाँ पर, तो इसलिए बहुत से सीनियर पॉलिटिशियंस ने भी और बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने भी, सबने उनकी बहुत मेहरबानी है और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये जो है मुझे जिम्मेदारी पूरी पहुँचाई है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सर सबसे पहले आपने हमें ये अभी तक भी पूरी तरह से नहीं बताया है कि आप चूँकि पावर कॉरिडोर्स में फिरती रही हैं, चाहे वो ओथ टेकिंग थी वारे सदर में या वो नेशनल असम्बली का सेशन था जी, जो चंद बातें आपने बताई हैं वो रियली फैसिनेटिंग है। वो उसका जिक्र किसी न किसी तरीके से जरूर आता रहेगा। कल भी हमने कर ही दिया था थोड़ा बहुत हमने जिक्र कर लिया था। वो जो आपने शेक हैंड वाली जो गुफ्तगू की थी वो लोगों को समझ तो आ गई थी कि आप क्या कह रही हैं जी, जी, और उसका क्या मकसद है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, जी आज कोर कमांडर्स की मीटिंग जो है वो बहुत ही अहम यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो हुई है, इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस और सून आफ्टर द इलेक्शंस। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो थे वो क्लैरिफाई किए गए हैं, कुछ लोगों को वार्निंग्स दी गई है और कुछ अपनी पोजीशन को मुसल्लह अफवाज की जो है वो वाज़ेह करने की कोशिश उन्होंने की है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि एक तासुर ये था कि हम शायद किसी एक ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़ कोई विच हंट शुरू की हुई है हमने, या या हम उनको टारगेट करके उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। उसका सबूत के तौर पे हम ये कह सकते हैं, इंटरप्रेट ये कर सकते हैं कि 41 के करीब लोग ऐसे थे जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, उन पर इल्ज़ामात हैं, उन पर मुकदमात हैं। उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, अदालतों की तरफ से भी दी गई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी दी गई और उनमें से जैसा मैंने कहा कि 41 हैव आइदर बीन इलेक्टेड, एक तो वज़ीर आला हैं केपीके के, आइदर और दे हैव बिकम ऑन की स्लॉट्स। यस, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के अली अमीन गंडापुर जी, उनके नाम के साथ सोशल मीडिया के ऊपर एक और भी गुंडापुर कहता है, उनको कुछ कहता है, वो जो हैं वो उनके ऊपर 9 मुकदमात थे जी 9 मई के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद उनको इलेक्शन नहीं दिया गया, उनको ज़मानत पर बाहर लाया गया और उनको चीफ मिनिस्टर का ओथ भी उठाने दिया गया। दैट मीन्स कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहें कि जी हमने किसी को रोका नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनकी बात को मानना चाहिए, उनकी बात को ट्रस्ट करना चाहिए। एक बात वैसे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कहेंगे वो कोई ऐसी खबर थोड़ी है कि मानना तो चाहिए, जिम्मेदारी से बात करेंगे वो, क्योंकि उनकी बात जो है वो फिर आप उसको उठा के डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। टेक द जेंटलमैन ऑन हिज वर्ड्स। दूसरी बात जो उन्होंने इसी हवाले से कही है वो ये कि जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई का जो बयानिया कह लीजिए, सानेहा कह लीजिए, बयानिया फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से है और सानेहा जो है वो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो कुछ उस दिन हुआ अल्लाह करे दोबारा ना हो और अगर ना होता तो बहुत बेहतर होता। एनीवे, वो चूँकि हो गया है, लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये कहा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कि जी मुझे तो यूँ लगता है कि जिस तरह इन्होंने खुली छुट्टी दी है उनको, उससे 9 मई का बयानिया दफन हो गया है।
उन्होंने पहले भी सेम ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ये एक तासुर कायम करने की कोशिश की गई, जिसको आज अंडू कर दिया है चीफ ने, ये कह के कि हर चंद कि हमने किसी के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं की कि इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर ना रखें जी। लेकिन जिन लोगों के ऊपर इल्जामात नहीं, जिनके ऊपर शवाहद मौजूद है, जिनके वीडियोस मौजूद हैं, जिनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं, उनको ये भूल नहीं होनी चाहिए कि उनको स्कॉट फ्री स्पेयर किया जाएगा कि आप जाएं, घर जाएं और दोबारा आग लगाने के लिए आ जाएं GHQ को। ये मेरे ख्याल से बहुत कैटेगोरिकली चीफ अवामी स्टाफ ने आज इस बात को वाज़े कर दिया है कि ये एक ऐसा जुर्म है जिसके ऊपर आंखें बंद नहीं की जा सकती, जिसके ऊपर किसी के साथ पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता। राइट। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा एस्पेक्ट है इसका, वो ये कि जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या किसी एक पार्टी के हमदर्द जर्नलिस्ट हैं, उनको भी उन्होंने कहा है। अच्छा जी, उनको भी ये मैसेज कहा कि जी आपने एक तो इस इलेक्शन को धांधली ज़्यादा साबित करने की कोशिश की। कोशिशें की गई हैं, इलेक्शन से पहले ही शुरू हो गया था। लिहाजा आज की उनकी जो ये प्रेस रिलीज हमारे सामने है, जो कोर कमांडर्स की प्रोसीडिंग्स के हवाले से है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे ज़िम्मे था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जी, और इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होने देना जी। लिहाजा हमने ये अपनी जिम्मेदारी निभा दी है जी। अब नई हुकूमत जो भी आएगी उसका काम है कि वो रमूज़ सल्तनत चलाए। जी 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 बिल्कुल। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दे दी है इलेक्शन कमीशन को भी, कि इलेक्शन कमीशन जो है कोई बहुत लंबी चौड़ी धांधली नहीं की है इलेक्शन में, लिहाजा जैसा भी इलेक्शन हुआ है वो मतलब लार्जली शफाफ और गैर जानिबदार। मतलब उन्होंने एक इदारे को अप्रिशिएट किया ना कि आपने इलेक्शंस करवाए हैं। मैंने कहा ना कि क्लीन चिट दे दी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि उसकी उन्होंने तारीफ की है। दूसरी बात यह है कि जी उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करके 9 मई से तवज्जो हटाई जा सके, वो कहते हैं कि अभी हम नहीं होने देंगे, क्योंकि जो लोग शोर वग़ा कर रहे हैं, जो लोग एहतजाज करने की धमकियां दे रहे हैं, ये मैसेज मेरा ख्याल है उनके लिए है कि जनाब आप ये सब कुछ करके 9 मई से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। राइट। ये तो हो गया जी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। बिल्कुल ठीक हो गया। चीफ साहब जो हैं उन्होंने एक और काम किया है, वो ये कि जितने भी लोग यहाँ आके तकरीबकारी का हिस्सा हैं, यहाँ दहशतगर्दी फैला रहे हैं, चाहे वो बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं, चाहे वो यहाँ के बैंड आउटफिट्स हैं, या वो जिनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं यहाँ पर, हाँ जी। वो आप मेरी बात तो समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। या वो पड़ोसी ममालिक हैं जो यहाँ पर तकरीबकारी के जुर्म में मुलव्वस हैं, हाँ जी। उनको भी उन्होंने कह दिया है कि जनाब एनफ इज एनफ, उनके और उनके सहूलतकारों के लिए। और ना सिर्फ ये कि एनफ इज एनफ, उन्होंने कहा है कि आयरन हैंड के साथ विद फुल फोर्स वी विल डील विद देम, दैट मींस जीरो टॉलरेंस। ठीक है जी। अच्छा ये भी हो गया जनाब। ये तो शुरू से पॉलिटिक्स के जीरो टॉलरेंस के साथ रहना। ये जो मौसम है ना, इस मौसम की तबाहकारियां जो हैं, बदपरहेजी आप तो जल्दी बच गई उससे, लेकिन मैं जरा एक हफ्ते से इसमें चला हूं। एनीवे आइसक्रीम खाना छोड़ दें रात को। अच्छा जी, वो ठीक है, पहुंच गई रिपोर्ट आप तक। एनीवे जी, 2 इसके और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स हैं। एक है कश्मीर, जो हमारा क्लियर स्टांस है उस पर, यानी बकौल कायदे आज़म के पाकिस्तान की शरग है, और शरक के हवाले से जो कोई और बात इधर उधर की करते हैं वो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी नहीं है। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो जुर्म और तशद्दुद और स्टेट टेररिज्म की जा रही है वहाँ के लोगों के लिए, उसके ऊपर जो है हम उसकी मजम्मत करते हैं। राइट। और अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सफारती, इखलाकी और सियासी, एक लफ्ज़ ऐड हो गया अब, सियासी मदद जो है वो हम करते रहेंगे। यानी वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो उनका स्टांस है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, हम उसकी भी हमायत करते हैं। ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हाँ जी। दूसरी तरफ जनाब फिर उन्होंने गज़ा के बारे में भी, गज़ा के हवाले से हमारे यहाँ एक तासुर है कि शायद हमारी हुकूमत ने वो कुछ नहीं किया है जो हमें करना चाहिए था। वो तो वो जो अरब मुल्क इर्द गिर्द है उन्होंने नहीं किया है, तो हम अपनों का क्या रोना रोएं। तो इसके हवाले से मैं कल भी एक बात करना चाहता था, वो मैं आज मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है इसी हवाले से, चूँकि वो गुफ्तगू है कि अमेरिका ने जिस तरीके से मिस्र से अखवान मुस्लिमीन की हुकूमत को ख़त्म कराया था मुर्सी साहब की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर आज वो सानेहा ना हुआ होता
तो पूरे की पूरी मिस्र की मुसल्लह अफवाज, पूरे वहाँ की जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आज गज़ा, यानी गज़ा का ये हाल नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो जगह से उनको ख़तरा था, एक सीरिया से, वहाँ भी उन्होंने तबाही कर दी उन लोगों की जो फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी और उनका कश्मीर की कॉज के लिए लड़ते थे, और दूसरा इजिप्ट में। तो हमारे चीफ साहब ने इसके ऊपर आई थिंक बड़ा क्लियर कह दिया है, गज़ा के हवाले से भी एक क्लियर स्टांस आ गया। और मैंने जैसे बताया कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने बैनर्स देखे थे जो कि उठाए गए थे गज़ा और फ़लस्तीनियों के हक में। आई थिंक इसको वाइंड अप किया जाए। ना सिर्फ ये कि उन्होंने इन जंगी जराइम की मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने यानी गज़ा के और फ़लस्तीन के अवाम को भी ये मैसेज दिया है कि भाई आपकी कश्मीरियों की तरह से हम सफारती, सियासी, इखलाकी और मदद जो है वो जारी रखेंगे, और जब तक पायदार अमन और रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता फ़लस्तीन की, उस वक्त तक ये हमायत जो है वो जारी रहेगी। और ये पाकिस्तानी फौज को सूट भी यही करता है कि हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट रहे भी ऐसा। जिनको ऐसा लगता है कि हम कश्मीर को भूल गए हैं, तो आज आई थिंक आर्मी चीफ की जानिब से ये स्टेटमेंट उनके लिए भी मैसेज है। और हम तवक्को करेंगे कि जो हमारी नई इलेक्टेड लीडरशिप है वो भी इन दोनों इश्यूज के ऊपर, कश्मीर के भी और गज़ा के इशू के ऊपर भी मजबूत, जैसे आपने कहा सियासी वर्ड ऐड हुआ है, हाँ, तो वो इसका मतलब है कि सियासी तौर पे भी इसको हाईलाइट किया जाएगा। इस सेकेंड हाफ में तो हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के हवाले से। इसके अलावा बहुत कुछ हुआ है जी सियासी तौर पर। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। लेकिन बुखारी साहब, इस पर आने से पहले मैं फिर आपको बैक लेके जाऊंगी। ओथ सेरेमनी में भी मैं जब वहाँ पर मौजूद थी तो आपके लिए बहुत से मैसेजेस थे और बहुत से लोगों ने सवाल किया कि KPK असम्बली में, आपको याद है सोबिया शाहिद के साथ जो हुआ था, मुझसे पूछा गया कि आप लोगों ने इसको, मैंने कहा बुखारी साहब कंटिन्यूसली फॉर 2 डेज उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया। आई थिंक मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा जिक्र फिर कीजिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमने तो इसको बहुत उजागर करने की कोशिश की थी। देखिए, PTI वाले जो हैं वो ख़वातीन के हवाले से बहुत बड़े चैम्पियंस बनते हैं कि जनाब हमारी ख़वातीन जो हैं वो हमारा सरमाया है, हमारा वो सही फोर्स है। और यकीनी तौर पे आप देखें 9 मई का हवाला हो या अदरवाइज़ भी आप देखें तो ख़वातीन को वाकई वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन जो कुछ KPK की असम्बली में उस खातून के साथ हुआ है वो एक ऐसा तौक है गले में पार्लियामेंटेरियंस के, जिसको गले से उतार के फेंकते हुए बहुत देर लगेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उनको एलिवेट करके पार्टी ने अब नेशनल असेंबली में आ गई हैं, वो KPK असेंबली से नेशनल असेंबली शिफ्ट हो गई हैं वो। लेकिन 2 बातें जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि एक तो वो चीज़ है करेजियस लेडी, कोई 2 बारी नहीं, एंड वी पे कॉम्प्लीमेंट टू हर दैट अ सिंगल वुमन स्टूड स्टेडफास्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और इनको हर गाली देने का, हर बात करने का हक है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। और वो खातून सिर्फ अगर एक घड़ी लहरा रही थी, स्पीकर को चाहिए था कि उनसे कहती कि नहीं आप बैठ जाएं, लेकिन अगर उसने लहरा दी थी, इसका ये मतलब नहीं था कि आप फिल्थ डिपो के मुंह खोल दें। यानी जो गलाजत बकी गई है जी, जिस किस्म की नंगी गुफ्तगू की गई है, डूब मरना चाहिए उन सब को जो वहाँ मौजूद थे। क्योंकि खातून की जिस माशरे में इज्जत नहीं है वो मुआशरा पनप नहीं सकता। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी माँ सबसे ज़्यादा पाक है, हमारी बहनें, उनकी गैरत के लिए हम जान दे सकते हैं, बेटियों को दुनिया के तारे तोड़ के ला सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक औरत की इज्जत करना नहीं सीखा है। जिस दिन हम सीख लेंगे ये मुआशरा बहुत बेहतर मुआशरा जो है वो बन जाएगा। तो वी विश हर वेल, वी विश हर वेल। आज ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, शी इज अ स्ट्रांग लेडी, ट्रस्ट मी, एब्सोल्युटली शी इज अ स्ट्रांग लेडी। तो और हाँ, इस प्रोग्राम की वसातत से हम अपना कॉम्प्लीमेंट उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया, कीप इट अप। ठीक है जी। आ जाइए जनाब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से। ज़ाहिर है बहुत तोड़ जोड़ चल रहे हैं, आपको पता है कितनी हेक्टिक क्या नंबर गेम क्या कह रही है जरदारी साहब के लिए? नंबर गेम इज इन फेवर ऑफ जरदारी साहब, कोई 2 राय नहीं है इसके बारे में। किसी भी तरीके से आप हिसाब लगा लें, को 345 के करीब इलेक्टोरल वोट उनके पास है। मीनिंग देयर बाई जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट देंगे वो कोई 345 के करीब, तो उनकी जेब में समझे आप। राइट राइट। एंड इफ दिस फिगर इज टू बी ट्रस्टेड, अगर हम इसको मान लें तो फिर वो इलेक्शन तो जीत चुके हैं। हाँ। ठीक है जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सूरत हाल उनकी डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन पर हुई, जो स्पीकर के इलेक्शन पर हुई, जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पर हुई, वो हमारे सामने है। लिहाजा ये तो एज्यूम कर लेना चाहिए कि वो इलेक्शन यकीनी तौर पर जीत जाएंगे। लेकिन जिस बात की मुझे हैरत भी है और खुशी भी है वो ये है कि उन्होंने अभी भी लोगों को परसुएड करने की का जो मिशन है वो छोड़ा नहीं है। नहीं। MQM से वो राब्ते में, कल उन्होंने उनको फ़ोन किया, जी जी जी, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए वफद लेके, जिसका आपने तज़किरा किया,
उस वफद में बड़े जो एक मज़ेदार इजाफा है, हाँ जी, वो देखिए वहाँ एक तो आसिफ जरदारी साहब खुद थे जिन्होंने उसकी क़यादत की उस वफद की। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मुराद अली शाह थे, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, और एक नया इजाफा जो मोहसिन नकवी साहब जो है वो बड़े दिनों के बाद वो कोशिश करते हैं कैमरा अवॉइड करने की। इज़ ए वेरी कैमरा कॉन्शियस पर्सन। वो मतलब उनकी कभी ख्वाहिश नहीं होती कि उनकी तस्वीर आए, लेकिन चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो मजबूरी थी उनकी, इसलिए कि वो लाइमलाइट में आए। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन कर दूँ, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कल जब मैं वहाँ पर थी और इंट्रोडक्शन में 24 न्यूज़ ही था कि मैं, तो एवरीबडी वाज कीप एडमायरिंग नकवी साहब इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज सच अ ग्रेट मैन, जो परफॉर्म कर दिया हर एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि उन्होंने परफॉर्म शायद जो इलेक्टेड थे उनसे बेहतर कर दिया है शॉर्ट टर्म। उन्होंने जो मॉडल छोड़ा है अब इलेक्टेड लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है वो। और आप देखिए जो मुझे खुशी है जिस बात की, वो ये कि मरियम को आप देख रहे हैं, मरियम नवाज को सुबह से शाम तक वो कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं। तो विच इज़ अ गुड ओमन। यही काम होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का कि वो ग्रास रूट लेवल पर आवाम तक पहुंचे और उनके मसाइल का हल करें। ये तो हो गया जनाब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जी बिल्कुल। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, यहाँ पर किस्सा ख़त्म नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आप आ जाइए, अलीमा खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, वो मुलाकात के बाद गुफ्तगू नेल्सन मंडेला। हाँ, मेरा ख्याल है नेल्सन मंडेला तक ज़रा थोड़ी देर में बाद में पहुँचते हैं। थोड़ा सा अगर सीटों वीटों का मखसूस का जिक्र हो जाए तो ज़रा बेहतर नहीं होगा। अब देखिए जी, गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकल फैसला दे के ना सिर्फ ये कि फ़ैसला अनाउंस कर दिया है, बल्कि जो नोटिफिकेशन जारी करने थे अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो सीटें तकसीम तो होनी है, वो जिसकी जो रेशो बनती थी उसके एतबार से उनके नोटिफिकेशन हो गए। लेकिन यहाँ एक बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर आपको याद हो, एनी ऑप्शन लेफ्ट, मैं अर्ज़ करता हूँ, जब बल्ले के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन ने जब डिनाई कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट गए थे जी। ख़ास तौर से अली ज़फ़र साहब जो उनके वकील हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी हमें ये बल्ला आप इसलिए दे दीजिए वरना हमारा सीटों का नुकसान हो जाएगा, मखसूस नशिस्तें हमें नहीं मिलेंगी। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा था कि अभी तो आप रहने दें इस मामले को, लेकिन जब ये सूरत हाल आपको पेश आए तो मेरे पास आ जाइएगा। राइट। तो मुझे यूँ लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अली ज़फ़र साहब चीफ जस्टिस को अपना वादा भी याद दिलाएंगे इस इवेंचुअलिटी के लिए। हमें उनको याद हो ना हो, आपने याद दिला दिया। हाँ, मतलब ये कि ये मुझे लगता है कि ये सूरत हाल जो है ये ज़रूर होगी। दूसरी बात ये है कि जी अकबर एस बाबर साहब ने वो पीछा नहीं छोड़ रहे जनाब तहरीक इंसाफ का। बल्ले के निशान को लेके चलें तो तब भी उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया। उससे पहले फॉरेन फंडिंग केस आपको पता है 8 साल से वो चला रहे हैं। अब भी वो ये कह रहे हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने कराया है ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, ये जिस तरह कराना चाहिए नहीं कराया, और जो वोटर्स हैं पीटीआई के जो मेंबर्स हैं रजिस्टर्ड, उनमें से 0.1% लोगों ने भी वोट नहीं किया। तो फिर ये इलेक्शन कैसे हुआ? ठीक है जी। दूसरी बात यह है जनाब के जो सुन्नी इत्तेहाद की खुसूसी नशिस्तों के बाद अब ये कि थोड़ा सा साइज और कम हो गया है मतलब सुन्नी इत्तेहाद वालों का, और फॉर्चुनेटली जो हुकूमत है इस वक्त या हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी पार्टी है उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई है। तो हम ये तवक्को करेंगे कि इसका और कोई फ़ायदा उठाने की बजाय आप लेजिस्लेशन ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि लोग आपको याद रखें कि आपके पास मेजॉरिटी थी तो आपने कोई अच्छे काम किए, कोई अच्छी लेजिस्लेशन जो है वो आपने की है। देखिए एक चीज़ तो उन्होंने अपने भाई से इनहेरिट की है और वो है एरोगेंस। राइट। अगर आपको याद हो जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक जर्नलिस्ट के साथ जिस अंदाज से जिन अल्फाज से खिताब फरमा रही थी वो काबिल एतराज़ था, वो काबिल मज़म्मत था, उसकी की जानी चाहिए। जर्नलिस्ट जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट होता है, उसे हक हासिल है कि वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सके। आपके पास हक है कि आप उसका जवाब ना दें, लेकिन आपके पास उसकी बेइज्जती करने का या उसको अंडरमाइन करने का कोई इख्तियार इखलाकी तौर पर भी नहीं है और प्रोफेशनल भी नहीं है। ठीक है जी, वो आपने दुरुस्त कहा कि उनको लाइमलाइट इसलिए मिल गई है कि वो जेल में मुलाकात करती हैं खान साहब से, और खान साहब जो भी कहते हैं उनसे वो बाहर आके मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। आज एक मुलाकात इसके अलावा और भी हुई जिसका भी आपने अपने बदाइया में तज़किरा किया था, वो है अली अमीन गंडापुर। वो गंडापुर को बाज़ का जो लिखा जाता है गुंडापुर, तो वो उसकी वजह भी उनके साबका जो कारनामे हैं वही है। देखिए उन्होंने आज ये कहा
कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुफाहमत हो बिल्कुल उसी तरह जैसे नेल्सन मंडेला ने मुफाहमत की थी। बड़ा हौसला चाहिए जनाब खान साहब को मंडेला के साथ इक्वेट करने का, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी तो जेल में चंद माह हुए हैं, साल भी पूरा नहीं हुआ है। वो तो 37 साल जेल भुगती है उन्होंने, 27 साल एट ए स्ट्रेच। तो नेल्सन मंडेला अल्लाह करे कि वो इतनी स्ट्रगल उनकी हो कि एक दिन वो मंडेला जैसे बड़े लीडर के हम पल्ला हम वो हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो है ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्जेजरेशन है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी मुझे खान साहब ने कहा है कि ये कमीशन बनना चाहिए 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन में। लेकिन जो हैरान कुन बात है वो ये कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी एक तो पता करें कमीशन बना के कि 9 मई से फ़ायदा किसको हुआ। अच्छा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जिनको फ़ायदा हुआ उनका मुहासबा करें। ठीक। मगर माशाअल्लाह उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि ये बताएं कि उनका क्या करें जिन्होंने 9 मई किया है। हाँ। उसका तस्करा उनकी पूरी गुफ्तगू में कहीं नहीं है। तो लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि किस तरह एडजस्ट करेंगे केपीके वाले, विफाक का हिस्सा भी नहीं है और असेंबली भी चलानी है, हुकूमत भी है, ये तालमेल कैसे बनेगा? देखिए ये वो डुअलिटी है, मैं इसको और कोई दूसरा नाम देना नहीं चाहता हूँ कि हम सिस्टम में भी रहेंगे, सिस्टम गंदा है, गलीज है, अनप्रोफेशनल लोग हैं, इलेक्शन जीते नहीं हैं, धांधली से आए हैं, इलेक्शन सारा जो है वो फ्रॉड था। मगर वो फ्रॉड सिर्फ बाकी सूबों तक था जहां उन्हें सीटें नहीं मिली हैं। केपीके में वो किसी ने खूब कहा कि क्या यहाँ इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए थे जिसके ऊपर आप चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं, छोड़ें ना सीटें आप सारी। अगर इलेक्शन फ्रॉड हुआ है तो आप अगर सीटें छोड़ दें तो इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे। लेकिन आपने सिस्टम में रहना भी है, सिस्टम को गाली भी देनी है, सिस्टम को कॉलिंग नेम्स भी करनी है। तो ये एक अजीब-ओ-गरीब रवैया है जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। और जो करारदाद जमा कराई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, हाँ जी, अब आप देखिए गुजारिश ये है, एक होता है सियासी कैदी जी, एक दूसरे को कहते हैं, एक और टर्म इस्तेमाल होती है कि वो ज़मीर का कैदी जी। ये वो जराइम है जो क्रिमिनल नहीं होते। सियासी मामला जात में जब आपको जेल भेज दिया जाए, आप पर सॉरी जल्दी मुकदमा बना दिया जाए, लेकिन जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसके एतबार से जो केसेस हैं वो कोई शख्स अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता उनको। देखिए एक केस का मैं हवाला देता हूँ आपको जी। नवाज शरीफ साहब पर केस बना था, उन्होंने तैयारा अगवा किया है। हाँ जी, मुशर्रफ साहब जी जी जी। इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन है इसके अंदर कि जहाज था C-130 जी, चला रहा था उसको PAF का पायलट। हाँ जी। वो नवाज शरीफ ने जमीन पे बैठ के कैसे अगवा कर लिया उसको जी। लेकिन लॉजिक डजंट वर्क देयर। हाँ। ठीक है। एनीवे जब इस तरह के केसेस बनते हैं तो उसको आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस हैं। लेकिन जहां आपके ऊपर तोशाखाना है, जहां आपके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये वो हैं जिसमें जान अदालतें छोड़ेंगी। So you have to pursue the case at the level of Supreme Court। वो आपको छोड़ दें तो कौन शख्स है जो इस पर इतराज़ करेगा कि अदालत ने आपको क्यों माफ़ कर दिया? जी, माफ़ करने की बात नहीं है, अदालत ये तय करेगी कि केस ठीक नहीं था, गलत था केस, गलत था, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो रिलीफ ही हुआ ना, ये अदालत ये रिलीफ जो है ये वैलिड रिलीफ है। ये करारदाद पास कराने के लिए कि जी इनको आप छोड़ दें जी। ये पहले भी कभी नहीं हुआ और मेरा ख्याल है आइंदा भी सॉरी कभी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो। गज़ा की सूरत हाल पर बात करेंगे और रोज़ाना हम इस इशू को हाईलाइट भी करते हैं। बुखारी साहब, अमेरिका इसके अलावा उनके अंदर से अब बहुत सी लॉबिंग है, उसके कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं और इस पर खुलकर बात अमेरिका में की भी जा रही है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से अहम इशूज़ हैं जिनको, जैसे आप पहले हर बार कहते हैं, मुस्लिम उम्मा इज़ नोवेयर, नज़र ही कहीं नहीं आ रही। देखिए गुजारिश ये है कि ये फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है इट्स ए ब्लीडिंग वूंड। हाँ, इसमें से खून रिस रहा है। अब अगर हम बेहिस हो जाएं और हम इसके ऊपर रिएक्ट ना करें तो वो अलग बात है। प्रेसिडेंट बाइडन जो है उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। जी जी जी। उनके अपने मुल्क के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, दो तरह की आवाज़ें, एक वो है जो लोग एट द ग्रास रूट लेवल मुजाहरे कर रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक तसलसल के साथ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कोई शहर नहीं है अमेरिका का जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहरे ना हुए हों। दूसरा, सिस्टम के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। अब आप देखा आपने कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, वे इनका नाम भी यहाँ कहीं लिखा हुआ कैमला है, हैरिस। हाँ जी, उन्होंने भी उनसे कहा है कि जो फ़लस्तीनी अमेरिकन है यहाँ पर वो बहुत गुस्से में है, आप उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करें। जी। और दूसरी बात यह है
कि इजरायली वजीर खारजा साहब जो है वो चढ़ दौड़े हैं किस पे, एंटोनियो गुतेरेस पे, जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के, क्योंकि वो फॉर ए चेंज, मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा था कि जो भी सेक्रेटरी जनरल होता था यूएन का, वो ऑलमोस्ट सबसर्विएंट होता था टू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, ये वाहद आदमी है जिसने फ़लस्तीन के हवाले से बहुत बोल्ड स्टांस लिया है और खुल के हकीकत जो है वो दुनिया के नुमाइंदों तक पहुंचाई है। वो मैं पहले भी हम उनको कम्प्लीमेंट पे कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर उनको कम्प्लीमेंट पे करते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिन्होंने कोई रिपोर्ट जो है वो जो हमास का हमला था 7 अक्टूबर का, हाँ जी, उसके हवाले से कोई रिपोर्ट थी जिसमें बड़े रेप हुए, बड़े जिसमें असमत वरी हुई, वो छुपा ली है इन्होंने। देखिए, लॉजिक पर जाएं आप, जब आप इस तरह की वॉरफेयर में दाखिल होते हैं और ख़ास तौर से जब हमास जैसे मिलिटेंट जो बावजूद मिलिटेंट होने के, जंगजू होने के, इस्लामी रवायात के पासदार हैं, उनसे आप ये तवक्को करें कि वो ये इस किस्म की गलीज़ कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे, इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। दूसरी बात ये कि कैदी जो उनके पास थे, जिनमें ख़वातीन भी थी, हाँ, और जवान ख़वातीन भी थी, उन्होंने जाके जब रिहा किया गया उनको, जो बयान दिए, वो मुंह पे तमाचा भी था इसराइल के लोगों के, और दुनिया के ज़मीर के ऊपर भी हिला देने वाली बात थी कि ये देखें, ये होते हैं नॉर्म्स। आप लेके फिरते हैं जिनीवा कन्वेंशन को, वॉर यानी प्रिजनर्स के बारे में, और उनकी ख़वातीन ने जा के कहा कि हमको इतने मान से, इतने पैशन से उन्होंने रखा है कि हमें उनका वो हुस्न सलूक जो है। ये जो 24 घंटे के अंदर कह रहे हैं कि हो सकता है सीज फायर, अगर कुछ शराइत मैं उसी तरफ आ रहा था, मेरे ख्याल से टाइम चूँकि कम है हमारे पास, मुख्तसरन हम अर्ज़ कर देते हैं। एक तो हमास इस बात पे अड़ा हुआ है कि हमें टाइम्ड किस्म की सीज फायर नहीं चाहिए जी। ये तो 6 से 8 हफ्तों की, 2 से 6 महीनों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, बात होगी मुस्तकिल सीज फायर की, ताकि हम नए तरीके से रिहेबिलिटेशन का अमल शुरू कर सकें जी। इसके ऊपर इसराइल जो है वो एडमेंट ज़रूर है, लेकिन ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमास के, हिजबुल्लाह के हाथों ब्लीड भी कर रहा है इसराइल, हाँ जी। इसमें भी कोई शुबा नहीं है। उनकी जो मिलिट्री मशीन है, हाँ, उसको वो छोटे हथियारों के साथ जिस तरीके से डील कर रहे हैं, ये भी अपनी जगह एक बहुत बड़ी हकीकत है। बात यह है कि हमास और फ़लस्तीनियों को हक हासिल है उस पूरी सरजमीन पर जो इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है। वो सारी सरजमीन भी जो 1967 की जंग के बाद से इसराइल के कब्ज़े में है, वो भी छुटनी चाहिए। और ये जो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर हर एक को बहुत स्ट्रॉन्गली खड़ा होना पड़ेगा, पैरा देना पड़ेगा इस बात को कि इतनी खूनरेज़ी के बाद, इतनी शहादतों के बाद, इतने ज़ख्मियों के जो 60,000 70,000 से ऊपर तादाद है, इससे कम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि फ़लस्तीनी स्टेट जो है दैट कम्स इनटू बीइंग। और उसके लिए ज़रूरी जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मा की आती है, क्योंकि हमास तो खड़ा है, इस पर स्टैंड ले रहा है। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।